एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। क्या ओवैसी और उद्धव ठाकरे के बीच कोई सियासी समझौता हुआ है? क्या ओवैसी की एआईएमआईएम महाराष्ट्र में महाअघाड़ी का हिस्सा बनने जा रही है? अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे। सोशल मीडिया से लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बेहद तेज है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का लिखित प्रस्ताव दिया है। तो फिर उद्धव के संजय की उस लाइन का क्या होगा जो उन्होंने 2 साल पहले एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर कहा था। औरंगजेब के सामने घुटने टेकने वाली, उनके कब्र के सामने घुटने टेकने वाली जो पार्टी है, उनके साथ हमारा कैसा अलायंस होगा? आप सोच भी कैसे सकते हो? हिंदुस्तान की राजनीति में हैदराबाद से बाहर निकलकर छा जाने को बेताब हैं खुद को मुस्लिम हृदय सम्राट मानने वाले जनाब असदुद्दीन ओवैसी। भाईजान की पार्टी हाल फिलहाल लोकसभा में पिटी, उससे पहले यूपी विधानसभा, गुजरात विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित्त हुई, तेलंगाना में भी चोट लगी, मध्य प्रदेश में भी फाका ही करना पड़ा। अब महाराष्ट्र के सियासी दरीचे में जनाब झांका किया करते हैं। बस किसी तरह कंधा मिल जाए फिर तो हम झट फलांग कर ऊपर चढ़ जाए। इस बात की चर्चा है कि भाईजान महाराष्ट्र के समर में उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने को बेचैन। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को गठबंधन करने का लिखित प्रस्ताव दिया है, लेकिन अब तक कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने इस प्रस्ताव को न तो मंजूर किया है न ही खारिज किया है। अब बस यही आखिरी लाइन महत्वपूर्ण है कि ओवैसी के प्रस्ताव को सिरे से खारिज नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस, शिवसेना के उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट की जरूरत आखिर ओवैसी को क्यों पड़ गई? क्या वाकई में महाविकास अघाड़ी में ओवैसी की पार्टी को एंट्री मिलेगी? ओवैसी भले ही अपनी पार्टी के लिए जीत की गारंटी ना हो, लेकिन ये बात मानी जाती रही है कि ओवैसी की पार्टी विपक्ष का वोट काटने का मादा तो रखती है। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को 28 सीटों की लिस्ट दी है। ये सभी 28 सीटें महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके की हैं या फिर यहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन सभी सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। एआईएमआईएम की तरफ से यह ऑफर भी है कि अगर गठबंधन पर बात फाइनल दिशा में आगे बढ़ी तो कुछ डिस्काउंट भी महाविकास अघाड़ी को दिया जा सकता है। ओवैसी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ भी सकते हैं। ओवैसी को भरोसा अपने मोदी विरोधी उस फॉर्मूले और भाषा पर है जिस पर हाल फिलहाल उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की राजनीति चल रही है। ओवैसी को लगता है कि फिलहाल महाराष्ट्र में अकेला चना भार न फोड़ पाएगा, इसलिए यहाँ गीत का मुखड़ा साथ ही हाथ बढ़ाना वाला है। भाईजान के इस दर्द के पीछे की कहानी है वो असल जमीन जिस पर हर बार ओवैसी को जबरदस्त पटखनी मिली। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन नंबर आया 0। 1 लोकसभा सीट थी, उसे भी गंवा दिया। बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन भाईजान की पतंग यहां भी नहीं उड़ी। यहां भी 0 ही भाईजान के खाते में अटका। हाँ, तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पतंग उड़ी जरूर, लेकिन देश भर में उनकी मजलिस यानी एआईएमआईएम की डोर टूट गई। तो क्या ओवैसी को अब अपनी सियासी हैसियत का पता चल चुका है? बीजेपी कहती है कि फिलहाल मोहब्बत की दुकान के नकली पकवान वाली जिस लाइन पर इंडी गठबंधन और उसके नेता चल रहे हैं, उस लाइन पर ओवैसी महाराष्ट्र में महाअघाड़ी और उद्धव का बेड़ा गर्क करने में जी जान लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर की नैया डुबोने का ताजा एक्सपीरियंस उनके पास है।
2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 7 सीटें बढ़ी, जबकि ओवैसी की एक भी सीट नहीं बढ़ी। मामला वही का वही रहा। इसी तरह बीजेपी को 13.9% वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम को महज 2.9%। लेकिन सवाल यह है कि भले ही महाविकास अघाड़ी के पैतरे को बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट तुष्टिकरण वाला कहता हो, लेकिन सेक्युलरिज्म उसकी सियासी पंच लाइन रही है। ऐसे में ओवैसी की इस लाइन को क्या शरद पवार और उद्धव बचा पाएंगे? भूल जाओ खुदा के लिए सेकुलरिज्म। ये मुल्क में अब सेकुलरिज्म अपने बिस्तरे मर्ग पर है, अस्पताल के वेंटिलेटर पर सेकुलरिज्म है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर महाविकास अघाड़ी में ओवैसी की आमद होती है तो ये दो विपरीत सितारों का जमीन पर मिलन जैसा होगा। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में ओवैसी की हाजिरी से कितने सहज होंगे कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी ही चर्चाएं 2 साल पहले भी महाराष्ट्र में खूब चली थी। तब उद्धव के दूरदृष्टा संजय ने जो जवाब दिया था उसे आज के परिप्रेक्ष्य में सुना जाना और उससे ज्यादा समझा जाना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से ही शिवसेना बनी है और आगे काम करते रही। तो ऐसे औरंगजेब के सामने घुटने टेकने वाली, उनके कब्र के सामने घुटने टेकने वाली जो पार्टी है उनके साथ हमारा कैसा अलायंस होगा? आप सोच भी कैसे सकते हो? हालांकि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ओवैसी की आमद पर वीटो कर पाएंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते कुछ सालों में उद्धव ठाकरे की राजनीति ने एक बड़ा टर्न लिया है। ये टर्न अपने पिता बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़कर कांग्रेस के कथित सेक्युलरिज्म वाली लाइन वाला है। दूसरा ये कि कांग्रेस के महाराष्ट्र में मजबूत होने के बाद महाविकास अघाड़ी के भीतर शिवसेना उद्धव गुट को कितना सुना जाएगा, ये भी दीगर है। तो क्या यही वजह है कि फिलहाल ओवैसी के ऑफर को राहुल गांधी और शरद पवार ने आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया है? महाराष्ट्र की जिन 28 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपनी दावेदारी पेश की है, उसमें धारावी, भायखला, मुंबादेवी, वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम, चांदीवली, मानखुर्द, अणुशक्तिनगर, कुर्ला, कलीना, बांद्रा पूर्व, बांद्रा पश्चिम, भिवंडी पश्चिम, भिवंडी पूर्व, मुंब्रा कलवा, धुले, मालेगांव मध्य, पुणे कंटोनमेंट, सोलापुर मध्य अकोट, बालापुर, अकोला पश्चिम, वाशिम, अमरावती, नांदेड़ उत्तर, नांदेड़ मध्य, औरंगाबाद मध्य और औरंगाबाद पूर्व सीट है। हालांकि वो संजय राउत जो 2 साल पहले तक ओवैसी की पार्टी के साथ ऐसे किसी भी गठबंधन को सिरे से नकार रहे थे, वो भी महाअघाड़ी में जगह न होने की वजह से ओवैसी की एंट्री मुश्किल बता रहे हैं। मतलब एआईएमआईएम को सीधे तो वो भी खारिज नहीं कर रहे। शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आहे। आपल्या आघाडीमध्ये आधीच भरपूर पक्ष झालेले आहेत। काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना हे 3 प्रमुख पक्ष आहेत। याशिवाय सीपीआय म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाचे दोन्ही भाग जे आहेत ते शेतकरी कामगार पक्ष आहे। मुस्लिम समाजाचं नेतृत्व करणारा समाजवादी पार्टी आहे, शेका पक्ष आहे। रिपब्लिकन पक्षाच्या काही संघटना आमच्या आघाडीमध्ये आहेत। आता या सगळ्या परिस्थितीमध्ये नवीन पक्षाला जागा देणं 288 मध्ये आम्हाला कठीण दिसतंय। तो क्या ये बात उद्धव ठाकरे और उनके सिपह सालार संजय राउत को समझ आ चुकी है कि महाराष्ट्र की सत्ता में जगह बनाने के लिए समझौते तो करने ही पड़ेंगे, इसलिए संजय उतने सख्त नहीं दिख रहे। रही बात ओवैसी की, तो उनकी राजनीति और विचारधारा में कुछ भी नहीं बदला।
वो पॉलिटिकल इस्लाम वाली धारा पर आज भी कायम दिखते हैं। महाविकास अघाड़ी से हाथ मिलाने के पीछे का सच ये है कि ओवैसी की पतंग और वो खुद अब जमीन पर आ चुके हैं। असल में राजनीति का टॉप गियर लगाने के बावजूद 2024 के चुनावों में भी ओवैसी की पतंग की डोर कट चुकी है। 2019 में पार्टी के 2 सांसद थे, 2024 में ओवैसी अकेले रह गए। बात सिर्फ एक सांसद की भी नहीं, हिंदुस्तान के 18% मुस्लिम आबादी की राजनीति करने वाले ओवैसी को आधा फीसदी से भी कम वोट मिला। बीते 4 सालों में ओवैसी ने भड़काऊ बयानबाजी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि ये बात अलग है कि ओवैसी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें अपनी पार्टी और भारतीय मुसलमानों से अभी भी उम्मीदें हैं। तभी तो वो अपने भड़काऊ फॉर्मूले पर बदस्तूर चल रहे हैं। वक्फ कानून पर भी मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भाईजान ने। फिलहाल महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर अभी भी खींचतान मची हुई है। इतने दल हैं कि तिरपट बैठ नहीं रहा। सितंबर में एक फॉर्मूले को फाइनल कहते हुए इसे आम सहमति बताया गया, जिस पर करीब करीब सभी दलों के नेताओं की सहमति होने का दावा किया गया। इसके मुताबिक राज्य की 288 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 84 सीटें दी गई हैं। 4 सीटें गठबंधन में शामिल होने वाले संभावित छोटे दलों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अब इस गणित में ओवैसी 28 सीटों की भारी भरकम दावेदारी के साथ कहां फिट बैठेंगे ये वो खुद सोच सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस पर सीधे हमले करने वाले ओवैसी को महाविकास अघाड़ी में खुद कांग्रेस क्या पचा पाएगी? यूएपीए का कानून बनाने वाले कौन? कांग्रेस। चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उसको सख्त किया और सख्त कर दिया अमित शाह ने, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। यूएपीए का कानून क्यों बनाया आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बताना जरूरी है, आपके दिमाग से इस बात को निकालना जरूरी है। अगर आप मजबूरी की हालत में वोट देना चाहते, मजबूरी की हालत में मत दो, बेखौफ होकर मेरा साथ दो। परिवार की सत्ता विरासत को फिर से हासिल करने निकले उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कहीं भाईजान के ऐसे भड़काऊ बयान मुस्लिम बहुल सीटों पर गणित गड़बड़ा न दें। वैसे तो बिहार में भी कथित सेकुलर पार्टियों को गिरफ्त में लेने के लिए ओवैसी ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जहां 2025 में चुनाव होने हैं। ओवैसी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें सभी सीटों पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभाएं, वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए, जैसा आज मैं आया हूं। तेजस्वी हो, राहुल हो, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या फिर यूपी में अखिलेश, सभी की पारिवारिक सत्ता मुस्लिम वोटों के भरोसे ही चलती रही है। ओवैसी का निशाना अगर सही बैठा तो इन परिवारों का सत्ता स्वप्न चकनाचूर हो सकता है। और वैसे भी अगर बात सत्ता और सियासत के पारिवारिक वेंचर की है तो ओवैसी क्यों छूटे? वो भी तो एक परिवार की पार्टी के ही प्रतिनिधि हैं। तो क्या इसी काबिलियत पर महाराष्ट्र की महाअघाड़ी में ओवैसी को जगह मिल जाएगी और वो उद्धव के बगल में बैठेंगे या फिर झटका लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।